अस्सलाम वालेकुम जनाब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करते हैं कहानी को। एंड यू विल बी। अभी तक हम लोगों ने तीन मेजर एरियाज इस चैप्टर की कवर कर दिए हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 5। और आई कैप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों एरियाज इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल चैप्टर 1 ही इंपॉर्टेंट है, मगर उस चैप्टर 1 में ये जो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 5, जो तीन यूनिट्स हैं, यहाँ से आई कैप थेरेटिकल टेस्टिंग करता है, कंसेप्चुअल नहीं पूछता। मोस्टली यहाँ से वो सीधे सवाल आपको निकाल के देगा, या प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होगा कि भाई इसको डिफाइन कर दें, ये बात बता दें, वो बात बता दें। या वो आपको हल्का सा सिनेरियो क्रिएट करके देगा और कहेगा, लेट्स सपोज उसने एक सिनेरियो बनाया और नीचे रिक्वायरमेंट में लिख दिया कि ऑडिट के फायदे बता दें। अब दिस इज नॉट अ केस स्टडी, दिस इज अ सीम्स लॉजिकल क्वेश्चन, जिसमें आपने लिखने तो फायदे ही हैं, मगर बस कहानी को उसके साथ जोड़ के लिख देना। करने तो आपने बयान उसके फायदे ही हैं। आज जो हमारा टारगेट है, दैट इज चैप्टर 1 का फोर्थ यूनिट। अगर आपको चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच वाली स्लाइड याद हो, तो हम लोगों ने कहा था कि चैप्टर 1 को हम लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5। ये चार यूनिट्स क्लासिफाई होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एरियाज के अंदर, यानी कि ये वो एरियाज हैं जहां से क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रट्टे वाले सवाल आते हैं। और जो यूनिट 3 है, कंपनीज एक्ट का, वहां से लॉजिकल सवाल आके पूछता है। तो वो हमारा टारगेट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का होगा। बट फॉर दिस वीक हम लोगों ने अब यूनिट 4 के ऊपर काम शुरू करना है। अच्छा, यूनिट 4 के अंदर जितनी भी बातें हैं ना, वो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक डिस्क्लेमर मैं आपको पहले दे रहा हूँ कि आपने आज वाले लेक्चर की बातों को इतना ज्यादा दिल पे नहीं लेना, ठीक। और आईके बहुत ही रेयर इसको टेस्ट करता है। जहां पे मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि भाई इसको रीड ओनली करना है, तो वहां पे बस इसको पढ़ना है, इसकी गहराई में उतरने की जरूरत आपको नहीं है। जिस तरह हमारे पास एक एरिया है आईफैक और IAASB, आईफैक और IAASB। आईफैक बेसिकली क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। एक ऐसा आलमी इदारा, एक ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके इस प्रोफेशन को डील करती है। बेसिकली ये वो मेन सेटअप है जिसके अंदर आईकैप भी काम करता है। तो इनका क्या काम है? इन्होंने कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर बातचीत करनी है, इन्होंने आपके प्रोफेशन को मजीद मजबूत बनाना है। इनके 175 मेंबर्स हैं और ये 130 कंट्रीज के साथ एसोसिएटेड हैं और वहां से काम कर रहे हैं। और 130 के अंदर एक कंट्री का नाम है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में किसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं? आपके अपने प्यारे आईकैप के साथ। तो एजुकेशन में, गवर्नमेंट सर्विस में, इंडस्ट्री में, ई कॉमर्स में, प्रैक्टिस में, पब्लिक प्रैक्टिस के अंदर ये लोग काफी तसल्ली बख्श काम कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर देते हैं, सपोर्ट करते हैं डेवलपमेंट, अडॉप्टेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, सपोर्ट करते हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक पाकिस्तान, और लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर बात करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और लोगों से जानते हैं कि उनको रिसेंट चेंजेस के बाद क्या क्या मसले आ रहे हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो ये कंट्री वाइज जो इनके मेंबर्स हैं, जिस तरह आईकैप है, इंडिया में ICAI है, तो ये जो उनके मेंबर्स हैं, ये रिपोर्ट्स बना के आईफैक को देते हैं, जिसकी बेस पे अगर आईफैक को लगता है कि एक नया स्टैंडर्ड मार्केट में आना चाहिए, तो वो मार्केट में वो स्टैंडर्ड लॉन्च कर देते हैं। आईफैक के अंदर चार तरह के बोर्ड्स काम कर रहे हैं। अब जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ना, जो सारा ब्लैक इंक में लिखा है, ये सारा का सारा रीड ओनली है। और रीड ओनली भी कौन सा? जस्ट वन टाइम पढ़ना है और पढ़ के मुस्कुरा के साइड पे कर देना है, तो दोबारा से इस अजियत को अपने ऊपर लेकर नहीं आना।
हाँ, जो मैंने लाल से हाईलाइट किया हुआ है वो एरिया ऐसा है जहां से आई कैप शायद कभी सवाल पूछ ले। ऑल्दो उसने आज तक ये एरिया भी टेस्ट नहीं किया, मगर शायद कभी 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए कोई सवाल पूछ ले। जिस तरह वो कह सकता है कि बताओ आईफैक के 4 बोर्ड्स कौन से हैं। आईफैक के 4 बोर्ड्स कौन से हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जनाब आईफैक के 4 बोर्ड्स हैं। पहला है IAASB। IAASB, डबल ए स्टैंड्स फॉर ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। यानी कि जो आपके ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हैं, ये कौन सा बोर्ड बनाता है? IAASB। और ये बोर्ड कहाँ पे है? क्या आईकेएफ में है? नहीं। इंटरनेशनल ग्लोबल इदारा कौन सा है? आईफैक। इसी तरह जो आपका IFRS है, जो अकाउंटिंग की एजुकेशन है, उसके लिए भी एक अलग से बोर्ड है, दैट इज IAESB। तो अगर आप गौर करें तो ऊपर था AA यानी कि ऑडिट एंड अश्योरेंस, नीचे आ गया IAE। AE यानी कि अकाउंटिंग एजुकेशन। तो यहाँ पे AA से रिप्रेजेंट हुआ है और यहाँ पे AE के साथ रिप्रेजेंट हुआ है। स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है। स्टार्टिंग में आई है और एंड के ऊपर SB है। तो प्रीफिक्स सफिक्स सेम है, बीच के वर्ड चेंज हो रहे हैं। AA बोले तो ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, एंड AE बोले तो अकाउंटिंग एजुकेशन। इसी तरह जब हम लोग एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड, एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड यानी कि एथिक्स का E, स्टैंडर्ड का S और बोर्ड का B, IESBA। तो ये एंड के ऊपर, बस ये फर्क ये है कि यहाँ पे अकाउंटेंट मेरा एंड के ऊपर चला गया है। तो ये IESBA। अगर आप गौर करें तो ऊपर भी AE है और नीचे भी AE आ रहा था। तो इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए उन्होंने अकाउंटेंट्स को यहाँ पे एंड पे डाल दिया। तो अगर IAESB हो तो वो अकाउंटिंग एजुकेशन है, और अगर E पहले आ जाए तो E से एथिक्स। तो IESBA, एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स। इसी तरह जब हम लोग गवर्नमेंट की बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, तो हमारे पास आता है IPSASB, इप्सस। इप्सस यानी कि पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, PSA, पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग। और आगे एंड के ऊपर SB तो कॉमन है ही है। तो ये 4 बोर्ड्स हैं जो कि आपको स्टैंडर्ड्स बना के देते हैं। अगर अकाउंटिंग वालों ने कोई स्टैंडर्ड बनाना है तो उसका बोर्ड कौन सा है? IAESB। अगर एथिक्स ने कुछ निकालना है तो IESBA। अगर ऑडिटर ने करना है तो IAASB। और अगर पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग है तो IPSASB, पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। हमारे लिए जरा मुझे बताइए, इस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इन 4 बोर्ड्स में से सबसे रेलेवेंट बोर्ड कौन सा है? हमारे लिए सबसे रेलेवेंट बोर्ड कौन सा होगा इन 4 बोर्ड्स को देखते हुए? किस बोर्ड की जरूरत हमें पड़ेगी? जी, हमें जरूरत पड़ेगी IAASB की। एग्जैक्टली exactly। जो हमारे काम का बोर्ड है वो ये है, IAASB। हमें ताल्लुक नहीं कि AESB कैसे काम कर रहा है, इप्सस क्या काम कर रहा है, ESB क्या काम कर रहा है, नहीं। जिसका ताल्लुक हमसे ज्यादा है वो है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस का बोर्ड, IAASB। सर इसका ताल्लुक हमसे ज्यादा है, ताल्लुक हमसे ज्यादा है। अब अगली बात किताब जो करती है वो इसी के ऊपर है। IAASB के बारे में अगर मैं आपसे कुछ बताऊं तो ये एक इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। यानी कि एक ऐसा इदारा जो कि स्टैंडर्ड्स बनाता है और ये इंडिपेंडेंट काम करता है। इसके ऊपर आप किसी भी तरह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं ऐड कर सकते।
इसने लोगों की परेशानियों को देखते हुए उसका हल निकालना है अपने स्टैंडर्ड्स के अंदर। तो अगर आप इसमें अपनी पसंद से कोई चीज ऐड लेस करवाना चाहते हैं तो ये आपकी बात को नहीं मानेगा जब तक कमेटी उसको एग्री ना करे। तो ये क्या करते हैं, ये ऑडिटिंग और अश्योरेंस के लिए हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और फैसिलिटेट करते हैं इंटरनेशनल बॉडीज को, नेशनल बॉडीज को, ताकि सारे के सारे मिलजुल के काम करें। ये ना हो कि एक तरफ हम कहें कि ये चीज मटेरियल है और एक तरफ हम लोग कहें कि ये चीज मटेरियल नहीं है, या एक तरफ डेफिनेशन और काम कर रही हो दूसरी तरफ डेफिनेशन और काम कर रही हो। तो ऐसा नहीं है, इसने हमेशा कन्वर्ज करके चलना है, मिल के चलना है, इसमें तोड़ना नहीं है। इंटरनेशनल को और नेशनल को कोशिश ये करनी है कि दोनों की जो जो मेन बातें हैं वो सेम हो, ताकि अगर आपने किसी एक बॉडी के स्टैंडर्ड पढ़े हैं, जिस तरह आपने ये जो आपका ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपने पढ़ ली है पाकिस्तान के अंदर, तो यही आपके काम आने हैं कनाडा में भी, यही आपके काम आने हैं यूएस में भी, यही आपके काम आने हैं दुबई में भी। तो ये सिंक्रोनाइजेशन रखनी बहुत जरूरी है, ताकि एक जगह से तालीम अगर आपने हासिल कर ली तो आप इसको मल्टीपल लेवल्स के ऊपर, मल्टीपल कंट्रीज के ऊपर अप्लाई कर सकें। जी, अब ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, सबसे पहले एक सब्जेक्ट सिलेक्ट किया जाता है, उसके ऊपर डिटेल्ड स्टडी की जाती है। जब आप स्टडी कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, तो फिर आगे ये फर्दर प्रोसीड होता है और उसका एक एक्सपोजर ड्राफ्ट बनता है। ये एक्सपोजर ड्राफ्ट IAASB के पास आता है और ये लोग इसको प्रूव करते हैं। जब ये प्रूव हो जाता है तो ये वाइडली सर्कुलेट हो जाता है टू अदर प्रोफेशंस फॉर देयर कमेंट्स, उनके कमेंट्स लिए जाते हैं। कमेंट्स और जो प्रपोज अमेंडमेंट्स वो लोग देते हैं उसको ये बोर्ड कंसिडर करता है। उसके बाद कुछ चीजें मजीद एडलेस होती हैं, एक नया ड्राफ्ट बनता है, और जब ये ड्राफ्ट अप्रूव हो जाए तो नया स्टैंडर्ड मार्केट में पब्लिश हो जाता है। इस बात के चांसेस बहुत कम है कि कभी आपसे आके अब ये पूरा प्रोसेस पूछ ले, आज तक नहीं पूछा। आज तक ये सवाल नहीं आया, ऑटम 2009 से लेके ऑटम 2023 तक, स्प्रिंग 24 तक कोई सवाल नहीं है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इसको एक हल्की सी रीडिंग करके साइड पे कर देना, ताकि कंटेंट की जो 100% अश्योरिटी है वो भी आ जाए, और जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो आपने सही से तैयार करने हैं। सर वो कहता है कि इन एडिशन टू ISA, IASB ऑल्सो इश्यूज IAPS। IASB ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अलावा भी कुछ इशू करता है जिसको हम लोग कहते हैं IAPS। IAPS, IAPS बोले तो इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स, यहां लिख देते हैं, इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स। प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स ये क्या करते हैं, ये ऑडिटर को हेल्प करते हैं कि किस तरीके से ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना। ये प्रैक्टिस इन जनरल बता रहे होते हैं और ये लोकल लॉज और रेगुलेशंस को ब्रीच नहीं कर रहे होते। याद रखिएगा, अगर लोकल लॉ कहीं भी डिफर करता है स्टैंडर्ड के साथ, कहीं पे भी अगर लोकल लॉ डिफर करता है, इफ लोकल लॉ और रेगुलेशन डिफर या कन्फ्लिक्ट में है विद द स्टैंडर्ड, तो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट क्या करेगा, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड नॉट स्टेट दैट ही हैज कंप्लाइड विद द स्टैंडर्ड्स। याद रखिएगा, जहां पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वर्सेस लोकल लॉ आ जाए और दोनों चीजें कन्फ्लिक्ट में आ रही हो, तो हमेशा उस जगह का जो लोकल लॉ है वो प्रिवेल करता है। हमेशा उस जगह का जो लोकल लॉ होगा वही प्रिवेल करेगा, वही आगे जाएगा। हर स्टैंडर्ड के अंदर कुछ मेन बातें होती हैं। एक इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, फिर डेफिनेशंस, फिर रिक्वायरमेंट्स, और उसके बाद पैराग्राफ्स, जिसको दो तरह के होते हैं, एक एप्लीकेशन पैराग्राफ और एक एक्सप्लेनेशन का पैराग्राफ। तो जब आप देखेंगे ना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बड़े हो गए, जब आप CFAB में आएंगे,
तो हर स्टैंडर्ड के अंदर ये सीक्वेंस चल रही होती है। सबसे पहले क्या आता है? इंट्रोडक्शन, आई। उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव। फिर आती है डेफिनेशंस। उसके बाद रिक्वायरमेंट विच आर शोन बाय द वर्ड शेल, के कहाँ पे शेल लगाना है और शेल का मतलब क्या है। और उसके बाद पैराग्राफ। से पैराग्राफ दो तरह के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन पैराग्राफ और एक होता है एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ। जो एप्लीकेशन पैराग्राफ है ये मेन कॉन्सेप्ट बता रहा होता है, जिसको एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ मजीद एलेबोरेट कर रहा है। तो अगेन चूंकि आपके सिलेबस के अंदर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड साथ लेके नहीं जाने, आपने उसको इस्तेमाल भी नहीं करना, जो चीजें किताब में लिखी हुई हैं आपने बिल्कुल उसको वैसे ही याद करना है, तो ये चीज आपसे इतनी रेलेवेंट अभी के लिए नहीं है। क्योंकि किताब ने क्या किया है, किताब ने हमेशा इन दोनों पैराग्राफ्स को इकट्ठा करके जोड़ के समरी की शक्ल में आपको बताया, इकट्ठा करके जोड़ के समरी की शक्ल में आपको बताया। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या सीक्वेंस में कौन कौन सी बात लिखी होती है। पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर ऑब्जेक्टिव होता है, फिर डेफिनेशंस होती हैं, फिर कहाँ पे शेल लगाना है और कहाँ पे फिर आपने एप्लीकेशन और अदर बातें लिखनी है। तो अगर आप मुझसे कहें कि सर अगर दिल करे कभी याद करने का तो क्या याद किया जाए यहाँ से, तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई ये चार बोर्ड्स के नाम याद कर लीजिएगा, चार बोर्ड्स के नाम याद कर लीजिएगा। उसके अलावा ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको अगर आप चाहें तो शॉर्ट करके याद कर सकते हैं। ये ऑल दो वैसे बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है, और आईएसए के अंदर क्या क्या बातें कैसे कैसी होती हैं ये एक दफा याद किया जा सकता है अगर बहुत ही दिल कर रहा है तो। पर अगर पढ़ लिया है, समझ आ गई है, अपने अल्फाज में लिख सकते हैं तो सफिशिएंट है। इस पे मजीद टाइम लगाने की जरूरत आपको नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। सर जो आईएएसबी है ना, ये आपके सामने पांच तरह के स्टैंडर्ड्स बनाता है, पांच तरह के स्टैंडर्ड्स ये बनाता है, और इसके साथ एक स्टेटमेंट बनाता है, कौन सी? इप्सस की, ये आईएपीएस की स्टेटमेंट। ये पांच तरह के स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं? पहला है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, दूसरा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, फिर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, फिर आता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, और एंड पे आता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये आजकल उसका नया नाम है क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये पांच तरह के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि ये बोर्ड बना रहा होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन assurance engagement, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी मैनेजमेंट। तो आईफैक, आईफैक के अंदर चार बोर्ड्स, चार बोर्ड्स में से जो हमारा रेलेवेंट बोर्ड है वो कौन सा है? डबल एएसपी वाला। वो बोर्ड क्या बनाता है? ये पांच स्टैंडर्ड्स प्लस, प्लस पीछे भी हम लोग देख कर आए हैं, उसने कहा था कि इन एडिशन टू आईएसए ये बोर्ड बनाता है आईएपीएस। तो यहां पे मुझे लिख देने दीजिए प्लस आईएपीएस। तो पांच तरह के स्टैंडर्ड्स और एक, पांच तरह के स्टैंडर्ड्स और एक प्रैक्टिस स्टेटमेंट, पांच तरह के स्टैंडर्ड्स और एक प्रैक्टिस स्टेटमेंट कौन बनाता है? आईएएसबी। उन पांच स्टैंडर्ड्स के नाम क्या है? आईएसए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 14 तक आप लोगों ने पढ़ने हैं अपने किताब में। उसके बाद है रिव्यू एंगेजमेंट, ये चैप्टर नंबर 15 है आपकी किताब का। अश्योरेंस एंगेजमेंट आपके कोर्स का अभी पार्ट एज सच नहीं है, ये आप लोग पढ़ेंगे सी फैब में जाके। आरएसपी आप लोग पढ़ेंगे सी फैब में जाके। और आईएसक्यूएम या आईएसक्यूसी, इसकी भी जो डिटेल स्टडी है वो आपके सी फैब लेवल के ऊपर है। तो चैप्टर नंबर 1 से लेके 14 तक आप लोगों ने क्या स्टडी करना है? आईएसएस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। 15 चैप्टर में क्या छुपा हुआ है? आईएसआरई, रिव्यू एंगेजमेंट। ये है
ISRE 2400, कुल मिला के दो हैं, एक 2400 है, एक 2410 है, मगर आपके कोर्स में कौन सा है? 2400। फिर एश्योरेंस एंगेजमेंट, फिर रिलेटेड सर्विसेज, और फिर क्वालिटी मैनेजमेंट। मेरा आपसे एक सवाल है, जब ऊपर उसने ऑडिट बता दिया, रिव्यू भी बता दिया, फिर नीचे अलग से उसको एश्योरेंस एंगेजमेंट बताने की जरूरत क्यों पड़ी? कौन इसका मुझे आंसर दे सकता है? हमने यही कहा था ना कि एश्योरेंस ऑडिट करना, रिव्यू करना होती है। तो जब ऊपर दोनों के अपने अपने स्टैंडर्ड्स बता दिए हैं, तो फिर नीचे अलग से ISAE बनाने की जरूरत क्यों पेश आई होगी इनको? कौन इसका आंसर कर सकता है? जी। कि एश्योरेंस दो तरह की होती है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, और एक अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है और हम लोग ऑडिट करने के लिए गए हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? ISA। अगर रिव्यू करने के लिए गए हैं, तो क्या यूज करेंगे? ISRE। और अगर कोई और तरह की अश्योरेंस करनी है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अमल दखल नहीं है, तो हम यूज करेंगे ISA। हम यूज करेंगे ISAE। आप ये बात क्लियर हो गई है कि कहाँ पे ISA लगेगा, कहाँ पे ISRE लगेगा, कहाँ पे ISAE लगेगा? तो आपके कोर्स में चैप्टर नंबर 1 से लेके 14 तक ये है, चैप्टर 15 में ये है। ये आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब आप CFAP का सफर तय करेंगे। एम आई क्लियर ऑन दिस? जी। ओके। फिर आपको एक और मजे की बात बता दो, चाहे ISA हो, चाहे ISRE हो, चाहे ISAE हो, चाहे ISRS हो, कोई भी हो, कोई भी हो, ओवरऑल क्वालिटी, अब की अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे ओवरऑल क्वालिटी की बात करूं, तो ये जो आपका ISQC या ISQM है ना, अब आजकल ये ISQM हुआ है, जो आपका ISQM है, ये क्वालिटी को मैनेज करता है इन सब की। यानी कि ये इसका काम है कि इसकी क्वालिटी को देखे, इसकी क्वालिटी को देखे, इसकी क्वालिटी को देखे, और इसकी क्वालिटी को देखे। तो ISQM ऊपर से क्वालिटी को इंश्योर कर रहा होता है। ISQM ऊपर से क्वालिटी को इंश्योर कर रहा होता है। और फिर एक हमारे पास आता है ISRS, रिलेटेड सर्विसेज। ये भी सुन लें क्या होता है। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट CFAP का है, मगर थोड़ी बात आपको यहाँ पे बताई जा सकती है। ISRS, ISRS, मैं कलर चेंज करता हूँ। जी। ISRS, ISRS कहते हैं रिलेटेड सर्विसेज। ऐसी सर्विसेज जो कि ताल्लुक रखती हैं, जो कि किसी तरीके से रिलेट करती हैं, किसी तरह से लिंक्ड हैं। किसके साथ? ऑडिट के साथ, या रिव्यू के साथ, या किसी और तरह की अश्योरेंस के साथ। ये जो आपका ISRS है ना, इसमें दो चीजें आती हैं। एक कंपाइलेशन, एक आती है कंपाइलेशन एंगेजमेंट, और एक आती है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। एक होती है कंपाइलेशन, और एक होती है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। एक कंपाइलेशन और एक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। कंपाइलेशन क्या है? कंपाइलेशन कहते हैं कि फर्ज करें क्लाइंट आपको बुलाए और आपसे कहे कि आपने हमारा ऑडिट करना है। हमने कहा ठीक है, आप ऑडिट कर देते हैं। वो कहे मगर एक मसला है। हमने पूछा क्या? उन्होंने कहा ऑडिट तो हमने आपसे करवाना है, मगर मसला ये है कि अभी तक हमारा जो डाटा है वो प्रॉपर तरीके से सिंक्ड नहीं है, कंपाइल्ड नहीं है। हमारा डाटा अभी
उखड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है, या हमारे पास एक असाइनमेंट है, अगर आप लोग आके ये काम कर देंगे, बुक कीपिंग, अकाउंट्स बना देंगे आके, फाइनेंशियल बना देंगे आके, तो ये है कंपाइलेशन। ये क्या है? कंपाइलेशन। अब जरा सोच के बताइए, एक फर्म अगर कंपाइलेशन कर रही है तो क्या वही फर्म ऑडिट कर सकती है? यानी कि आपने फर्म को बुलाया है इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करने के लिए, फाइनेंशियल बनाने के लिए, लेट सपोज, तो क्या वही फर्म अब ऑडिट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? जी, कुछ यस कह रहे हैं, कुछ नो कह रहे हैं। आंसर इज इट डिपेंड्स। ऑडिट में ना कभी भी कोई भी चीज आप 100% एब्सोल्यूट वे में नहीं कह सकते। तो अक्सर जगह पे ना आपका दिल करेगा नो, यस, नो, यस, मगर आपको सियासी जुमला इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो क्या है? इट डिपेंड्स। अब मेरी बात सुनिएगा गौर से। एक फर्म में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं। ईआरबी का डिपार्टमेंट अलग होता है, टैक्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, ऑडिट का डिपार्टमेंट अलग होता है, एडवाइजरी का डिपार्टमेंट अलग होता है, कॉर्पोरेट का डिपार्टमेंट अलग होता है, बुक कीपिंग का डिपार्टमेंट अलग होता है। अगर अगर बुक कीपिंग वाले गए हैं और जाके अकाउंट्स बना कर आ गए हैं, या एडवाइजरी वाले गए हैं जाके उनको टैक्स की कुछ बातें समझा के आ गए हैं, या टैक्स वालों ने उनकी टैक्स की वर्किंग कर दी है, और अब वो चाह रहे हैं कि उसी फर्म का ऑडिट डिपार्टमेंट आए और आके ऑडिट करे, तो पहली चीज आपने ये देखनी है कि क्या जो बंदे कंपाइलेशन के लिए गए थे, क्या वही बंदे टीम के अंदर रिपीट तो नहीं हो रहे? जो बंदे कंपाइलेशन एंगेजमेंट के लिए गए थे, क्या वही बंदे ऑडिट टीम का पार्ट फिर से तो नहीं बन रहे? और ये कब होगा? जब एक छोटे लेवल की फर्म होगी, जहां पे बच्चों को फ्रीक्वेंट रोटेशन से गुजारा जाएगा। अगर तो ये हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपके ऊपर एक थ्रेट आता है, उसको हम कहते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। आपके ऊपर एक मसला आएगा, एक वायरस आएगा, उस वायरस का नाम है सेल्फ रिव्यू। यानी कि फिर आप जाके क्या कर रहे होंगे? आप अपना ही किया हुआ काम रिव्यू कर रहे होंगे। और जब आप अपना ही किया हुआ काम रिव्यू करेंगे तो आप कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। जब आप अपना ही किया हुआ काम रिव्यू कर रहे होंगे तो आप कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऑडिट की असाइनमेंट कबूल नहीं करनी चाहिए। ये पहला केस है। केस टू। केस टू ये है कि दोनों डिपार्टमेंट्स के पार्टनर डिफरेंट हैं और टीम भी डिफरेंट है। पार्टनर भी डिफरेंट है, टीम भी डिफरेंट है। इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर सेल्फ रिव्यू नहीं आ रहा। डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर सेल्फ रिव्यू नहीं आ रहा, मगर फर्म तो एक ही है। फर्म लेवल के ऊपर सेल्फ रिव्यू आ गया। लोग क्या कहेंगे कि यार उसी फर्म से फाइनेंशियल भी बनवा लिए और उसी फर्म से ऑडिट भी करवा लिया। अगर मैं फर्म की बात करूं, फर्म तो वही है, मगर डिपार्टमेंट फर्क है, पार्टनर फर्क है। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं फर्म की पॉलिसीज, फर्म के प्रोसीजर्स, फर्म इसका इसके बारे में क्या स्टांस है। अगर तो फर्म अप्लाई करती है तो ओके, और अगर फर्म ने ही मना किया हुआ है, बेशक डिपार्टमेंट चेंज है, बेशक पार्टनर चेंज है, अगर फर्म रिजिड है इस बात पे, तो फिर हम इस तरह की असाइनमेंट कबूल नहीं करेंगे। ये जितनी बात मैंने की है ये आपको आगे जाके फिर से रिपीट करूंगा। ये सारी बातें आपको बेस बना रहा हूं ताकि आप अगले चैप्टर्स के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो चैप्टर वन बेसिकली बेस बना रहा है आपकी।
कि ये बात समझ आ गई आपको कि अगर कंपाइलेशन भी हो रही है, ऑडिट भी हो रहा है, सब कुछ सेम है, तो कैसे आप करेंगे, कब करेंगे? तो कभी भी इसका आंसर आपने डायरेक्ट यस नो में नहीं देना, आपने कभी भी एब्सोल्यूट बात नहीं करनी, आपने हमेशा सियासी जुमला पास करना, लिमिटेड अश्योरेंस देनी है। बात समझ आ गई आप? बच्चे ये गलती करते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत बड़ी रीजन जो एग्जाम में फेल होने की ना, वो यही है कि बच्चों को इमोशनली लगता है कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, मगर आपने हमेशा सियासी जुमला इस्तेमाल करना। क्योंकि देखें, ये प्रैक्टिकल पेपर है, ये एक प्रैक्टिकल पेपर है, ये लॉ नहीं है कि लॉ में ये चीज ऐसे नहीं हुई तो बस फाइन पड़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। ऑफर वैसे को ऑफर की, उसने इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं की जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, परफॉर्मेंस नहीं हुई तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ऑडिट इज समथिंग एल्स। इसमें आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आके सोचना है, इसका इस्तेमाल करें। जब आप इसका इस्तेमाल करके चलेंगे ना, जब आप जुमलों को पढ़ते हुए, स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए ये अज्यूम कर रहे होंगे कि हाँ यार मैं ऑडिट कर रहा हूँ, तो मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूंगा, ये इस अप्रोच के साथ तैयार करना। तभी मैं आपको क्लास के अंदर ना कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपकी जो माइंड है ना उसको प्रैक्टिस करवा सकूं। तो क्या यहां तक हमारी बात क्लियर है? ये हमें कंपाइलेशन समझ आ चुकी है? जी, क्या मुझे कंपाइलेशन क्लियर है? कंपाइलेशन ऑल डन? अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर, आईएसआरएस के अंदर, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। जरा मुझे आप इस लफ्ज का आसान तर्जुमा बता सकते हैं? आपके ख्याल में एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का क्या मतलब होगा? आसान इसकी उर्दू क्या होगी? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, आसान उर्दू क्या होगी इस लफ्ज की आसान उर्दू क्या? एग्री, इत्तेफाक होना, किसके ऊपर? प्रोसीजर्स के ऊपर। होता यह है कि आपको क्लाइंट बुलाता है, क्लाइंट कहता है कि भाई तुमने हमारे लिए ये एक असाइनमेंट करनी है। ऑर्डर कहता है ठीक है कर देंगे। वो कहता है कि ये असाइनमेंट है, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करनी है। ये असाइनमेंट है, मगर जैसे मैं कह रहा हूं तुमने वैसे ही करनी है, अपने पास से कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना। जो बंदा हायर कर रहा है, यानी जो क्लाइंट आपको अपॉइंट कर रहा है, हायरिंग अथॉरिटी, उसने स्पेसिफाई कर दी हैं प्रोसीजर्स, और प्रैक्टिशनर ने क्या करना है, उस असाइनमेंट को वैसे ही परफॉर्म करना है। आप उर्दू में लिख सकते हैं मनोवन, एज इट इज, एज इट इज, मनोवन वैसे ही परफॉर्म करना, एज इट इज, बिल्कुल वैसे ही परफॉर्मेंस देंगे। तो ये है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट आपसे कहता है कि आप हमारे पास आए, और हमारे पास ना ये फैक्ट्री है, आप लोगों ने ये चेक करना है कि क्या ये प्लांट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, प्लांट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये है एक ऐसी सर्विस जो कि आप दे रहे हैं ऑडिट के साथ साथ, मगर ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है। जैसा उन्होंने कह दिया वैसा आपने उनको करके देना है।
इसके लिए स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? ISRS। और ये कब पढ़ेंगे? CFAP में पढ़ेंगे। ये भी, ये भी, और ये भी। तो अगर बात समझ आ गई है तो अब आपने इनके ऊपर मजीद परेशान नहीं होना। तो ये 5 तरह के स्टैंडर्ड्स आई कैप, सॉरी, ये 5 तरह के स्टैंडर्ड्स IAASB निकालता है। 5 स्टैंडर्ड्स हैं और एक प्रैक्टिस स्टेटमेंट है, कौन सी? IAPS, इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट। और ये क्या काम करती है? ये हेल्प करती है ऑडिटर को कि इम्प्लीमेंट कर सके आइजा को, प्रमोट करती है गुड ऑडिटिंग प्रैक्टिस इन जनरल। तो ये इसके फीचर्स हैं। ये क्या है? इसके फीचर्स हैं। तो अब अगर आपसे सवाल पूछ ले कि बताए ISB क्या काम करती है, या ये ISB कितने तरह के स्टैंडर्ड्स बनाती है, तो आपने ये 5 बातें उठा के लिख देनी है। और अगर मार्क्स ज्यादा हों, 5 नंबर से मार्क्स बढ़ रहे हों, तो आपने ये IAPS वाली बात भी कर देनी। एम आई क्लियर? जी, यहां तक मुझे बताइए, सारी बातें क्लियर हैं? जनाब, मोस्टली एग्जाम में आने के चांसेस किसके ज्यादा है? मैं एक दफा रिपीट कर दूं, इसके ज्यादा है। अगर कभी आए कि आपका दिल हुआ पूछने का, तो ये पूछ सकता है, ये आ सकता है, और ये बोर्ड्स के नाम आ सकते हैं। ओके, अब कुछ डेफिनेशंस हैं, इसको देखते हैं। मगर उससे पहले मुझे बताइएगा, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? एनी क्वेश्चन? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो। यहां तक ऑल ओके जा रहा है? ठीक है। हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, और तीनों वर्ड्स हमने कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए हैं आज से पहले। एक है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, एक है प्रोफेशनल प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, एक है प्रोफेशनल जजमेंट, और एक है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसके बारे में कल हमारी बात हो गई थी। हम लोगों ने कल ये कहा था कि आपका जो ऑडिट एविडेंस है वो क्वालिटी के अंदर भी अच्छा होना चाहिए और क्वांटिटी में भी अच्छा होना चाहिए। क्वांटिटी वाइज भी अच्छा हो और क्वालिटी वाइज भी अच्छा हो। और क्वालिटी के अंदर 2 एस्पेक्ट आते हैं, रेलिवेंस और रिलायबिलिटी। तो आपने ऐसा एविडेंस हासिल करना है जिसकी क्वांटिटी भी अच्छी हो, क्वालिटी भी अच्छी हो। और क्वालिटी कैसे मेजर करेंगे? 2 एस्पेक्ट के साथ। नंबर 1 रेलेवेंस, नंबर 2 रिलायबिलिटी। नंबर 1 रेलेवेंस एंड नंबर 2 इज रिलायबिलिटी। मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, आपको ये concept समझ आ जाएगा। मैंने ये डिसाइड करना है कि ऑडिट में 23 मार्च की छुट्टी दूं या ना दूं। क्लास में है, लेट्स सपोज, 50 बच्चे। तो अगर मैं 50 में से 5 बच्चों से पूछ लूं, सैंपल बेस है ना, 50 तो पूरी पॉपुलेशन है, और ऑर्डर काम करता है सैंपल के ऊपर। तो अगर मैं 50 में से 5 बच्चों से पूछ लूं, तो क्या आपको लगता है कि इतनी क्वांटिटी सफिशिएंट है? जी, आपको लगता है कि 50 में से 5 एक सफिशिएंट क्वांटिटी को मैं टारगेट कर रहा हूँ? क्या कहते हैं आप लोग? 50 में से 5 सफिशिएंट लग रही है? नहीं, इतनी सफिशिएंट नहीं है। तो 50 में से 15 बच्चे सफिशिएंट है। ऐसा क्यों है? अंदाजा लगा रहे हैं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद इतना हो,
इसका मतलब ये है कि आप अपनी जजमेंट को यूज कर रहे हैं। जो आपने भी अंदाजा वाला वर्ड सोचा है ना, या सोचा होगा, तो इसका एक अच्छा वर्ड क्या है? जजमेंट को यूज करना। आपकी जजमेंट है 25, किसी की होगी 30, किसी की होगी 35। इसका मतलब ये है कि ऑडिट के अंदर इंसान टू इंसान, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, रिस्क टू रिस्क चीजें वेरी करेंगी। किसी पॉइंट पे मैं ये कहूंगा कि भाई 50 में से 5 बहुत है, और किसी 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 जगह पे मैं कहूंगा भाई 50 है, तो 50 के 50 को ही मुझे वेरीफाई करना है, मुझे यहाँ पे सैंपल नहीं लेना। ऐसे एरियाज हैं जहां पे स्टैंडर्ड ने सैंपल लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि भाई आपने सैंपल नहीं लेना। मगर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे सैंपल कम हो तो गुजारा चल जाएगा, कुछ एरियाज हैं जहां पे सैंपल ज्यादा हो तो मेरा गुजारा चल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल जजमेंट। ये डिपेंड करेगा आपकी ट्रेनिंग के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर, और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, और कौन से एरिया में आप काम कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, किस तरह की डिसीजन मेकिंग आपने करनी है, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन आपने चूज करना है, आप ऑडिट के कौन से स्टेज पे खड़े हैं। ये सारी चीजें जजमेंटल है। ऑडिट होता ही जजमेंट की बेस पे है, ऑडिट होता ही एस्टिमेट्स की बेस पे है। आप कभी भी 100% चीजों को वेरीफाई नहीं कर सकते, ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। अच्छा, लेट से 50 में से मैंने 35 बच्चों से पूछ लिया, क्वांटिटी अच्छी है, मगर वो बच्चे ऑडिट के नहीं है, बी लॉ के हैं। मैं बी लॉ के 35 बच्चों से पूछ रहा हूँ कि बताओ 23 मार्च वाले दिन क्या मैं ऑडिट वालों को छुट्टी दूं या ना दूं। क्वांटिटी तो अच्छी है, मगर क्या क्वालिटी ऑफ एविडेंस अच्छा है या नहीं है? क्वांटिटी इज गुड, मगर क्या क्वालिटी भी अच्छी है या नहीं है? क्वांटिटी, अभी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। क्वांटिटी बेशक बहुत अच्छी है, 50 का 35। क्वांटिटी बेशक बहुत अच्छी है, 50 में से 35, मगर क्वालिटी वाइज फारिग हो गया। और क्वालिटी वाइज फारिग क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? क्योंकि क्योंकि आपने इसकी रेलेवेंस आउट कर दी है। आपने इसकी रेलेवेंस को आउट कर दिया। अब ये बीलो वाले बच्चे रेलेवेंट ही नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या ऑडिट में छुट्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, 50 में से 35 बच्चे हैं, 35 के 35 बच्चे ही ऑडिट वाले हैं, तो क्वांटिटी भी अच्छी है, रेलेवेंट भी है। मगर ये 35 बच्चे वो हैं जो हमेशा टीचर की हाँ में हाँ मिलाते हैं। यानी कि ये वो बच्चे हैं जो कि टीचर की बात को कभी नेगेट नहीं कर सकते। इन पे टीचर का अनड्यू इन्फ्लुएंस चलता है। तो क्या ये रिलायबल होंगे या नहीं होंगे? क्या रिलायबिलिटी का फैक्टर लगेगा? मैंने उन बच्चों से नहीं पूछा जो बैक बेंचर्स हैं, मैंने उन बच्चों से नहीं पूछा जो कि हॉस्टलाइट हैं, मैंने उन बच्चों से नहीं पूछा जो कि दूर से आते हैं, मैंने उन बच्चों से भी नहीं पूछा जिनको आने जाने में, ट्रैवलिंग में इशू हो सकता है। मैंने सिर्फ उनसे पूछा है जो कि कॉलेज के आसपास हॉस्टल में रहते हैं, वो तो आ ही जाएंगे। उनके कहने पे मैं क्लास खोल दूं, उनके कहने पे मैं क्लास ओपन कर दूं। तो इसका मतलब अगेन ये है कि अब यहाँ पे क्वांटिटी तो अच्छी है, रेलेवेंट भी है, मगर रिलायबिलिटी का फैक्टर आउट हो रहा है। मैंने हर तरह के बच्चे को अकाउंट फॉर नहीं किया। मैंने सिर्फ एक ही कैटेगरी वाले बच्चे से पूछा है कि बताओ 23 मार्च वाले दिन क्लासें खोलें या ना खोलें। इट मीन्स कि यहाँ पे जो फैक्टर है, जो रिलायबिलिटी वाला फैक्टर है, वो आउट हो रहा है, वो अच्छा खासा आउट हो रहा है।
तो जब भी आपसे कहा जाए ना सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो ये वाली एग्जांपल आपके जहन में आ जानी चाहिए फौरन से। तो आपने क्वांटिटी भी देखनी है, क्वालिटी भी देखनी है, और क्वालिटी के अंदर दो बातें देखनी है, एक रेलेवेंस और एक रिलायबिलिटी। जजमेंट, एविडेंस क्लियर हो गया। स्केप्टिसिज्म ये है कि आपने हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड के साथ चलना है। आपने एकदम से क्लाइंट की बातों को मनोमन नहीं मान लेना, कबूल नहीं कर लेना। उनकी हर बात के ऊपर सर तस्लीम खम झुक के नहीं बैठ जाना। उनकी हर बात को पकड़ के मानना नहीं है। उनकी हर बात को क्रिटिकली असेस करना है। उनकी हर बात की छानबीन करनी है, ताकि आप पॉसिबल मिसस्टेटमेंट तक पहुंच जाएं। और ये मिसस्टेटमेंट कैन बी बिकॉज ऑफ एरर एंड इट कैन बी बिकॉज ऑफ फ्रॉड। ये बात अब आप लोगों को अच्छे से पता है कि मिसस्टेटमेंट कैन बी बिकॉज ऑफ एरर एंड इट कैन बी बिकॉज ऑफ फ्रॉड। डन। आगे इसके कुछ फायदे लिखे हुए हैं, जो कि अब रीड ओनली हो गया, हमने सारी बातें करनी है। ये फायदे एक दफा आपने पढ़ लेने हैं, आपको बात समझ आ जाएगी। नहीं आएगी तो एक दफा व्हाट्सएप ग्रुप में आके पूछिएगा। ऑल दो हमारी डिस्कशन इतनी एलेबोरेटिव है कि हमने इसको साथ साथ कवर किया है। जी, यहां तक मुझे बताइए, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो उसको देखते हैं। कोई सवाल यहां तक, कोई परेशानी यहां तक? यहां तक ऑल डन? यहां तक ऑल डन? ठीक है जी। आज का आखिरी कॉन्सेप्ट, आखिरी बात करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप ना उसको उर्दू में लिख लें, ताकि ये आपको कंफ्यूज ना करे हमेशा। तो इसको उर्दू में लिख लें, मैं जो बोलूंगा आपने उसको किताब में लिख लेना है। लिखें, लिखिएगा। ऑडिट दो तरह का होता है, एक इंटरिम और एक फाइनल ऑडिट। एक होता है इंटरिम, एक होता है इंटरिम, और एक होता है फाइनल ऑडिट। इंटरिम ऑडिट ईयर एंड से पहले किया जाता है। इंटरिम ऑडिट ईयर एंड से पहले किया जाता है। नॉर्मली मिड ऑफ द ईयर में होता है ये। नॉर्मली कब होता है? मिड ऑफ द ईयर में होता है। और जो फाइनल ऑडिट है वो ईयर एंड पे होता है। इंटरिम के अंदर क्या होता है कि आप डिस्कशंस करते हैं स्टाफ के साथ और मैनेजमेंट के साथ, क्लाइंट को समझने जाते हैं। फाइनल ऑडिट से पहले इंटरिम ऑडिट किया जाता है, ताकि मैं जाके क्लाइंट को समझ सकूं कि क्लाइंट कैसे काम करता है, क्लाइंट का कौन सा एरिया ज्यादा रिस्की है, क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे हैं, और शुरुआती कुछ टेस्टिंग कर सकूं। शुरू में कुछ कंट्रोल्स को इवेलुएट कर सकूं कि इनके कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग हैं या वीक। ये है आपका इंटरिम ऑडिट। ये क्या है आपका? इंटरिम ऑडिट। फिर फाइनल, फाइनल होता है ईयर एंड पे। और फाइनल ऑडिट के अंदर मार धाड़ होती है। आप क्लाइंट को सुकून का सांस नहीं लेने देते, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, ज्यादा स्केप्टिक होके चीजों को लेके चल रहे होते हैं। मगर इंटरिम में क्या होता है? ठंड माहौल होता है। क्लाइंट के पास फर्म के सीनियर लोग जाते हैं, जाके मीटिंग्स करते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, उनके बिजनेस को समझते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट्स तय करते हैं, उनका रिस्क इवेलुएट करते हैं, कुछ शुरुआती प्रोसीजर्स लगाने की कोशिश करते हैं। मगर फाइनल में क्या होता है? फाइनल के अंदर
जो जूनियर स्टाफ होता है, जो सेमी सीनियर्स का स्टाफ होता है, वो जाता है बेसिकली फाइनल ऑडिट के अंदर। आप जाके अकाउंट्स को चेक एंड बैलेंस में लेकर आ रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं फील्ड वर्क। इसको हम क्या कहते हैं? फील्ड वर्क। ये फील्ड वर्क होता है। तो इंटरम कम लोग करते हैं मगर सीनियर लोग करते हैं, और फाइनल ज्यादा लोग करते हैं मगर सीनियोरिटी वाइज ये इतने सीनियर नहीं होते। इसकी ज्यादा इलेबोरेटिव डिटेल आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 3 के अंदर, मगर चैप्टर 1 ने जस्ट इसका बेसिक इंट्रो दिया है, वो मैंने आपके सामने रख दिया। डन। तो इसके साथ चैप्टर 1 का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 इख्तिताम पजीर होता है।